हजारों साल पुराना एक टनल जिसमें ऐसी देवी की पूजा की जाती है जिनका आशीर्वाद ही शाप है। अनजाने में यह शाप जब दुनिया में फैलने लगेगा तो क्या होगा, देखेंगे आज की कहानी में, जो कि 2022 में आई फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म इनकांटेशन के बारे में है। इस फिल्म की शूटिंग ऐसे करी गई है कि कहानी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में जंप करती है, लेकिन आसानी से समझने के लिए मैं कहानी को 2 भाग में बताऊंगा जिससे एंड में बातें समझ में आ जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले हम प्रेजेंट टाइम की स्टोरी को देखेंगे और उसके बाद पास्ट टाइम की। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत एक अजीब से सीन के साथ होती है। ली रोनन नाम की एक औरत हमसे यानी कि व्यूअर से पूछती है कि क्या हम ब्लेसिंग्स वगैरह में भरोसा करते हैं। कहा जाता है कि मन में जैसा सोचो वैसा ही असल जिंदगी में भी होता है, इसीलिए किसी का दिया आशीर्वाद काम करता है। ली बताती है कि आज से 6 साल पहले उसने गलती से एक भयानक रिचुअल का उल्लंघन कर दिया था, जिस वजह से उसके संपर्क में हर इंसान को एक शाप सा लग गया है। इसके बाद ली हमें एक वीडियो दिखाती है जिसका टाइटल था मॉम एंड डैड। इस वीडियो में हम रोनन के माता पिता को देखते हैं जिन्होंने कोई वीडियो देख लिया था। इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ली के फादर एक तरह का मंत्र दोहराते हुए दिखते हैं, जिसके बाद वो खुद को मार डालते हैं। इसके बाद हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां ली कुछ ऑफिसर्स को यही वीडियो टेप दिखाती है, जिससे वो भी खुद को शूट कर लेते हैं। रोनन कहती है कि इस कर्ज के साथ कुछ ऐसा ही है कि जितना आप इसे समझने लगते हैं उतना ही ये आपको अंधेरे में धकेलने लगती है और अंततः आपको मार डालती है। वो आगे बताती है कि वो ये वीडियो इसलिए बना रही है ताकि हम सभी व्यूअर्स उसकी बेटी को इस शाप से बचाने में मदद कर सकें। इसके बाद ली हमें एक सिंबल दिखाती है और एक मंत्र को दोहराने के लिए कहती है, जो कि था हु हो शू यी सी शाय वूमा, और इसके साथ ही हाथ से एक सिंबल बनाती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से कहानी कुछ हफ्ते पहले चली जाती है। ली रोनन को हाल ही में अपनी बेटी टोटो को फॉस्टर होम से घर लाने की परमिशन मिली थी, क्योंकि टोटो के जन्म के समय उसे मेंटली अनफिट बताया गया था। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भले ही लड़की का नाम डियो है, बट इसे प्रोनाउंस टियो यानी कि टोटो किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। खैर, रोनन अपनी बेटी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी और वो उसकी सारी मेमोरीज एक वीडियो डायरी के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लाई थी। उसकी मदद यहाँ फॉस्टर डैड मिंग और मैडम शिन करती हैं, जो टोटो को अब तक संभाल रहे थे। टोटो मिंग को डैड कहती है और उनके काफी क्लोज होती है। मिंग और मैडम टोटो को उसकी माँ के बारे में बताते हैं और धीरे धीरे टोटो अपनी मॉम को एक्सेप्ट करने लगती है। तभी हमें पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें रोनन अपनी डॉक्टर से बात कर रही है। रोनन ने अपनी डॉक्टर को बताया था कि उसने किसी टनल में घुसने की गलती की थी जिसमें किसी का भी दाखिल होना मना था। इसी के बाद उसके आसपास के लोग शापित हो रहे हैं। इस पर डॉक्टर वू कहती है कि इस हिसाब से तो इस शाप से रोनन के पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन रोनन कहती है कि मैंने उस बच्चे को जन्म लेते ही खुद से दूर कर दिया। डॉक्टर कहती है कि तुमने कहा था कि इस टनल का एक वीडियो देख लेने से या तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पुकारने से तुम मारी जाओगी, लेकिन अगर ऐसा है तो अब तक तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ क्यों नहीं हुआ। इस पर रोनन कहती है कि उसे बस इतना मालूम है कि इस शाप के बारे में जिसे भी ज्यादा कुछ पता चलता है वो नहीं बच पाता है, लेकिन डॉक्टर वो कहती है कि मैंने इस बात को समझने के लिए उस वीडियो को देख लिया है और मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कहती है कि उन्हें लगता है कि रोनन खुद को अब तक माफ नहीं कर पाई है और इसी बात का गिल्ट उस पे हावी हो रहा है। यहाँ से सीन वापस आज पर आ जाता है जहाँ रोनन टोटो को घर ले आई है। घर वापस आने पर रोनन टोटो को वार्म वेलकम देती है और उसे उसका असली नाम लिखना भी सिखाती है, विच वाज चैंग ली टोंग। लेकिन तभी बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है और रोनन देखती है कि किसी ने टोटो के रूम का कांच तोड़ दिया है और हम एक बग को भी वहीं देखते हैं जो बहुत अजीब था। टोटो को भी कमरे में सीलिंग की तरफ ताकते हुए देखा जाता है और उसकी आंखों में कोई इन्फेक्शन अचानक ही हो जाता है। टोटो के सो जाने के बाद हादसे और भी बढ़ने लगते हैं, जहां घर की लाइट चली जाती है और रोनन को लिफ्ट से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोनन को टोटो के कमरे से फ्लश की आवाज सुनाई देती है और टोटो अपने कमरे से गायब दिखती है। हम टोटो को एक ट्रांस के स्टेट में देखते हैं जहां वो लगातार अपना नाम चैंग ली तुंग दोहराई जा रही थी और काफी क्रीपी वे में चीख रही थी। रोनन उसे किसी तरह संभालती है और दूसरी तरफ हम टोटो के टॉयज को उसी सिंबल के फॉर्म में अरेंज देखते हैं जो रोनन ने हमें शुरू में दिखाया था। तो अगले दिन रोनन अपने काम पर होती है जब उसके कलीग को रोनन के सामान में ढेर सारे कीड़े मिलते हैं। इससे रोनन बहुत घबरा जाती है और वहां काफी अफरा तफरी मच जाती है। तभी रोनन को टोटो के स्कूल से फोन आता है जहां टोटो ने किसी बच्चे पर हमला कर दिया था जिससे उसके हाथ पे निशान आ गए थे। रोनन तुरंत टोटो के स्कूल पहुंचती है और टोटो बताती है कि ये बच्चा उसे चिढ़ाया करता था।
रोनन स्कूल के टीचर से माफी मांगती है और बात को संभालने के लिए बच्चों को टॉयज वगैरह बांट देती है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि जैसे बाइट मार्क टोटो ने इस बच्चे के हाथ में दिया था, बिल्कुल वैसा ही निशान रोनन के हाथ में भी था। अचानक जॉब छोड़ के आने की वजह से और स्कूल में हुए हादसे के कारण रोनन काफी परेशान होने लग गई थी ना। उसी रात रोनन को टोटो के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और रोनन के वहां पहुंचने पर टोटो से बताती है कि सीलिंग पर कोई बैडी है जो उसे डरा रहा है। रोनन को लगता है कि टोटो किसी इमेजिनरी मॉन्स्टर की बात कर रही है और वो बैडी का हाथ पकड़कर उसे बाहर करती है ताकि टोटो शांत हो सके। लेकिन हम घर में सचमुच ही किसी आत्मा की परछाई को देख पाते हैं। टोटो के टीचर रोनन को बताते हैं कि टोटो स्कूल में काफी डिस्ट्रैक्टेड रहती है और सीलिंग की ओर देखकर किसी से बात करती है। यह सुनकर रोनन टोटो के रूम में कैमरा वगैरह फिट कर देती है जिससे कि वो उस पर नजर रख सके। हम देखते हैं कि रोनन अब काफी परेशान हो चुकी थी और अचानक उसके नाक से खून आने लगता है। दिस क्लियरली मेंट कि इतने सारे इंसिडेंट्स का प्रभाव एक बार फिर से रोनन के मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालती है। वहीं स्कूल में हम देखते हैं कि खेलते वक्त टोटो की तरफ कोई डरावनी आकृति अपना हाथ बढ़ा रही है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम टोटो को अपने टॉयज के साथ खेलते देखते हैं जहां उसने अपने सारे डॉल्स के आंखों को ढक कर रखा था। इस बारे में रोनन उससे पूछती है और टोटो कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके डॉल्स को बैडी को देखना ना पड़े क्योंकि वो उनसे डरते हैं। यह सुनकर रोनन टोटो को समझाती है कि उसे भी टोटो की तरह बैडी दिखाई देता था, लेकिन उसने अपने मन पर काबू किया और अपने 3 फेवरेट चीजों के बारे में सोचने की आदत डाली जिससे उसका डर गायब हो गया। टोटो रोनन से पूछती है कि उसने बचपन में टोटो को क्यों छोड़ दिया और रोनन कहती है कि तब उसे डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। तो अगले दिन टोटो का बर्थडे होता है जो रोनन और वो साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। घर वापस आने पर रोनन से कोई मिलने आता है जो उसे घर की छत पर रखे बूढ़ा की स्टैचूज को हटाने की बात कर रहा था। रोनन टोटो को उसका इंतजार करने कहकर अंदर चली जाती है। टोटो कैमरा लेकर कुछ देर वहीं इंतजार करती है, लेकिन अचानक ही उसे वहां किसी की आवाज सुनाई देती है जो एज व्यूअर्स हमें सुनाई नहीं देती। टोटो उस आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर चली जाती है और यह आवाज उसे छत से नीचे कूदने के लिए कहती है। टोटो ऐसा ही करती है, लेकिन टू आवर सरप्राइज उसे कोई हार्म नहीं पहुंचता और वो अगले ही पल छत पर वापस एक चाकू लेकर प्रकट होती है। इस नाइफ से वो छत पर मौजूद एक कमरे को खोलती है जहां एज अ व्यूअर हम काफी क्रीपी माहौल देखते हैं। यहाँ कई मूर्तियां वगैरह रखी हुई थी और कुछ देर बाद रोनन टोटो को ढूंढते हुए यहाँ आती है और टोटो को इस कमरे में एक वीडियो कैमरा के साथ देखती है जहां वो वही स्टार्टिंग वाला मंत्र दोहरा रही थी। ये देख रोनन बहुत डर जाती है और टोटो पर गुस्सा करने लगती है, सेइंग कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन टोटो की तबीयत काफी खराब होने लगी थी और रोनन उसे अस्पताल लेकर जाती है जहां पता चलता है कि टोटो अपने पैरों से पैरालाइज हो चुकी है। हॉस्पिटल में मिन और मिसेस जिया भी आती हैं जो टोटो की हालत देख काफी परेशान हो जाते हैं। मिंग रोनन को बताता है कि टोटो को फॉस्टर होम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि टोटो का पैरालिसिस ब्रेन इंड्यूस्ड है, व्हिच मींस कि उसे कोई सदमा पहुंचा होगा। मिंग यहाँ रोनन को टोटो के लिए एक टेंपल से लाया तलिस्मन देती है जो मिस सिया उसके लिए लाई थी और इस पर टोटो का नाम लिखा हुआ था। लेकिन रोनन इसे देख बहुत डर जाती है और काफी हॉस्टाइल बिहेव करती है। वहीं मिस हिया को हम अगले सीन में देखते हैं जहां वो खुद को एक जलते हुए ग्लास से मार डालती हैं। अब यहां से कहानी पास्ट में जाती है जहां हम 6 साल पहले का सीन देखते हैं। युआन, डॉम और रोनन दोस्त हैं और साथ में एक चैनल चलाते हैं जहां ये भूत प्रेत से जुड़ी अफवाह को खत्म करते हैं। यहाँ डॉम और युआन भाई हैं एंड बेसिकली ये ग्रुप खुद को घोस्ट बस्टर्स बताते हैं। इनका काम अनजान जगहों पर जाना और वहां की असलियत को रिकॉर्ड करने का है ताकि अफवाहों को दूर किया जा सके। आज ये लोग डॉम और युआन के गांव जा रहे हैं जहां एक ऐसा टनल है जिसमें किसी भी इंसान का दाखिल होना मना है। जाते हुए अचानक कार किसी चीज से टकरा जाती है और बाहर आने पे ये लोग देखते हैं कि ये चीज एक तरह की मूर्ति थी जो किसी मदर बूढ़ा की थी। मैं यहाँ बुद्धा को बूढ़ा बोलूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। खैर, डॉम बताता है कि उनके गांव में लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रोनन की तबीयत खराब होती है और उसे वॉमिट वगैरह हो रहे थे। खैर, कुछ दूर चलने के बाद ये लोग फाइनली युआन के एक गांव में पहुंचते हैं जहां डॉम और युआन के ग्रैंड अंकल इनका वेलकम करते हैं। हमें पता चलता है कि युआन और डॉम यहाँ कई साल बाद आए हैं और इन्हें यहाँ एक फैमिली रिचुअल पूरा करना है। ग्रैंड अंकल रोनन को देखकर उसे यहाँ से जाने कहते हैं क्योंकि इस रिचुअल में बाहर के लोग का शामिल होना मना था। युआन बताता है कि डॉम और रोनन एक कपल है और तभी यहाँ पर ग्रैंड अंट रोनन का हाथ चेक करती हैं और बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, व्हिच मींस कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा हो चुकी है। तो इसके बाद इन सबको अंदर लाया जाता है। हम नोटिस करते हैं कि इस गांव का माहौल काफी अजीब है। हर जगह क्रीपी माहौल है और हम कई इंसेक्ट्स वगैरह को घर में रखा देखते हैं। शाम को रोनन, डॉम और युआन के फैमिली के साथ रिचुअल परफॉर्म करते हैं जहां हम एक बच्ची को भी देखते हैं। ये बच्ची मदर बूढ़ा द्वारा चुनी गई थी जो उनकी बात गांव वालों तक पहुंचाती थी।
रिचुअल के दौरान इन तीनों से इनका नाम एक पर्ची पर लिखवाया जाता है और मदर बूढ़ा को चढ़ाया जाता है। ये बच्ची बताती है कि मदर बूढ़ा रिचुअल से खुश है। आंट बताती है कि यहाँ से इनका नाम मदर को चढ़ा दिया गया है, इसीलिए वो अपने नाम को असल दुनिया में अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनफैक्ट उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो ये भी कहती है कि अब से हर 10 साल में इन्हें मदर बूढ़ा की पूजा करने के लिए इस गांव में आना होगा और रोनन के पेट में जो बच्ची है उसे भी मदर को सौंप देना होगा। ये सुनकर ये लोग काफी परेशान दिखते हैं। तो अगले सीन में हम रोनन, युआन और डॉम को एक कमरे में देखते हैं। रोनन की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और युआन उसे समझाता है कि उसे यहाँ के लोगों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब सिर्फ अफवाह है। इसके बाद ये तीनों चुपके से निकलते हैं और घर के बाकी मेंबर्स का पीछा करते हैं जो लोग आधी रात को रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ वो बच्ची भी मौजूद थी और ये सब उसी मंत्र को दोहरा रहे थे जो हमने पहले देख रखी है। युआन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बच्ची इन्हें देख लेती है और रोनन को अपने साथ ले जाती है। वो युआन और डॉम को बाहर खड़ा कर देती है और रोनन को अंदर एक कमरे में ले जाती है। इस कमरे में सब कुछ बहुत अजीब था। दीवार पर हम किसी डायटी की बड़ी सी तस्वीर देख पाते हैं जिनके एक हाथ में किसी का कटा सर था और दूसरे में खून का एक प्याला। इस डायटी के आसपास कई बच्चे थे और इनके चेहरों के जगह खून का एक बड़ा सा धब्बा था जिससे खून नीचे भी गिर रहा था। यहाँ कई सारी मूर्तियां भी रखी हुई थी, लेकिन इन सब के चेहरे ढके हुए थे। रोनन को यहाँ काफी डर लग रहा था, लेकिन तभी यहाँ वो बच्ची आती है जो रोनन को फ्रॉग से भरा एक बॉक्स दिखाती है। वो रोनन को इन फ्रॉग्स को हेयर फीड करने को कहती है जो उसे बहुत अजीब लगता है। रोनन यहाँ नोटिस करती है कि इस बच्ची की एक कान कटी हुई थी, जिस पर यह बच्ची बताती है कि बचपन में उसका फ्लैश मदर बूढ़ा को चढ़ाया गया था ताकि उस फ्लैश के बदले सारे गांव को मदर की ब्लेसिंग्स मिल सके। इसी दौरान वहां एक हादसा होता है जिसमें सारी मूर्तियां रोनन और इस बच्ची की तरफ मुड़ जाती हैं। रोनन इससे बहुत घबरा जाती है, लेकिन यह बच्ची यहाँ वही मंत्र दोहराने लगती है और रोनन को छुपा लेती है, जिससे सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ अंकल और आंट की फैमिली आ जाती है जो रोनन और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा करते हैं और इन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन रोनन और उसके दोस्त फिर भी नहीं रुकते और देर रात गांव के उस फेमस टनल को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। रास्ते में डॉम रोनन से कहता है कि वो अपने होने वाली बेटी का नाम चेन ली तोंग रखेंगे। टनल के पास पहुंचने पर ये लोग एक भयानक नजारा देखते हैं जहां गांव की वो बच्ची ठंड में बाहर लेटी हुई थी और उसके शरीर पर कई सिंबल्स वगैरह बने हुए थे। रोनन उसकी हालत देख डर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। डॉम को यहाँ लगता है कि उन्हें टनल के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन युआन उसकी बात नहीं मानता और टनल का दरवाजा तोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही टनल से कई बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है और रोनन की तबीयत भी यहाँ काफी खराब होने लग गई थी। ये देख डॉम और युआन अकेले ही टनल के अंदर दाखिल होते हैं, जिसके कुछ देर बाद रोनन को उनके चिल्लाने की आवाज आती है। टनल से सिर्फ युआन बाहर आता है और वहां से अजीब तरह से चिल्लाते हुए भाग जाता है। रोनन को कुछ समझ नहीं आता और वो डॉम तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले डॉम की लाश को बाहर निकालते हैं और रोनन को भला बुरा सुनाते हैं क्योंकि उसने एक बहुत बड़े सांप को बाहर निकाल दिया था। यहाँ टनल के अंदर जो कुछ हुआ था वो डॉम और युआन के उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। अब तक उस बच्ची को भी होश आ जाता है और वो रोनन से वो कैमरा लेने की कोशिश करती है, लेकिन रोनन उसे वो कैमरा नहीं देती। टनल के बाहर गाँव के सभी लोग मरने लगे थे और हर कोई पागल हो गया था। युआन भी बार बार चिल्ला रहा था कि उसे वो सब नहीं देखना चाहिए था। रोकने पर वो रोनन पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो खुद को भी मार लेता है। धीरे धीरे सभी लोग मर जाते हैं और किसी तरह रोनन खुद को बचाकर वहां से भाग निकलती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम पर आती है जहां रोनन की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है। हम जान पाते हैं कि अब तक जो भी इंसान कर्स्ड हुआ था उस सब ने टनल वाली वीडियो ही देखी थी, जो अब भी उसी कैमरे में मौजूद थी जिसे टोटो ने उस दिन छत वाले कमरे में देखा था। टोटो की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है और उसकी कस्टडी रोनन से ले ली जाती है, लेकिन रोनन को पता था कि टोटो मदर बूढ़ा के कर्ज का शिकार है, इसीलिए वो टोटो को हॉस्पिटल से अगवा कर लेती है। यहाँ मिंग भी उसका साथ देता है क्योंकि मिंग को पता था कि टोटो अपने माँ के बिना नहीं रहना चाहती। रोनन सारी कहानी मिंग को बताती है और वो दोनों टोटो को एक मंदिर लेकर आते हैं ताकि उसका एग्जॉर्सिज्म करवाया जा सके। मंदिर में एक मास्टर उसकी असिस्टेंट टोटो की मदद करते हैं और रोनन से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो टोटो को अगले 7 दिन तक खाना नहीं खिला सकती, वरना उनका रिचुअल काम नहीं करेगा। अगले कुछ दिन में टोटो की हालत और खराब होने लगती है, जहां अब उसके स्किन पर होल्स बनने लगे थे और उसका शरीर सड़ने लगा था। टोटो भूख प्यास से तड़पने लगती है और अंततः रोनन उसे पाइनएप्पल खिला देती है क्योंकि वो उसकी ये
हालत नहीं देख पा रही थी। मगर उसके ऐसा करते ही टोटो पर कर्स का असर और बढ़ने लगता है और वो उसे लेकर उसी टेंपल जाती है। वहां पहुंचने में मास्टर की असिस्टेंट रोनन से कहती है कि उसे टोटो को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए था। यहाँ मास्टर की मौत हो चुकी थी और असिस्टेंट भी मारी जाती है। टोटो अब तक कोमा में जा चुकी थी, इसलिए रोनन हार मानकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाता है। दूसरी तरफ मिंग इस कर्स का पता लगाने के लिए रोनन का कैमरा ले जाता है, जहां वो पाता है कि किसी ने टनल वाले दिन की वीडियो को अब डिलीट कर दिया है। मिंग वीडियो को रिपेयर होने दे देता है और सारे एविडेंसेस एक कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए रोनन को बताता है। वो कहता है कि उसने पता लगाया है कि मदर बूढ़ा की पूजा में जो हैंड सिंबल बनाया जाता है वो बुद्धिज्म हैंड सिंबल का उल्टा है। बुद्धिस्ट सिंबल का मतलब कलेक्ट करना होता है, जबकि इस सिंबल का मतलब होता है स्प्रेड करना। वो ये भी बताता है कि गांव में जो मंत्र और राइटिंग्स वगैरह लिखी गई थी वो किसी ओल्ड ब्राह्मिक स्क्रिप्ट की थी, जिसे ट्रांसलेट करने वाला बस एक ही इंसान है जो कि यूनान में कहीं रहता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंग को यूनान के इस मंक के पास जाते हुए देखते हैं। हम ये भी नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे मिंग इस कर्स के ओरिजिन के बारे में पता करते जा रहा था, वैसे वैसे उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। मंक से मिलने के बाद मिंग रोनन को एक वीडियो भेजता है जिसमें उसने कर्स के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो रोनन से कहता है कि उसी ने उसके खिलाफ सोशल अफेयर्स में कंप्लेन की थी, क्योंकि उसे लगता था कि रोनन टोटो का ख्याल नहीं रख पा रही है। वो बताता है कि अब उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो रोनन से माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग को भी सीलिंग पर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपना सर पटक पटक कर खुद को मार डालता है। नाउ ये सब कुछ रोनन वीडियो में देख लेती है और बहुत डर जाती है। वहीं अस्पताल में बाहर अथॉरिटीज को वही बच्ची मिल जाती है जो उस गांव में मदर द्वारा चुनी गई थी। हम देखते हैं कि इस गांव में सभी लोग मारे गए हैं, बस ये बच्ची ही बची है। अब कहानी उसी सीन पर आती है जहां से फिल्म शुरू हुई थी। रोनन हम सभी व्यूअर्स को वो प्रेयर रिपीट करने कहती है और हमें टनल का वीडियो दिखाती है जब डॉम और युआन उसके अंदर दाखिल हुए थे। अंदर युआन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, जहां कई सारे मिरर्स और फ्लैश के टुकड़े आदि रखे हुए थे। यहाँ बाल के टुकड़े और इंसानों के दांत भी चढ़ाए हुए थे। वहां कई मूर्तियां थी जो सभी बच्चों की और मदर बूढ़ा की थी। युआन और डॉम इन मिरर्स को तोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। टनल के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी और एक डोर पर वही मंत्र लिखा हुआ था। ये दोनों उस डोर को भी पार कर जाते हैं और मदर की एक बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं जिसका सर ढका हुआ था। डॉम इस कपड़े को हटा देता है, जिससे वो अचानक पजेस हो जाता है और चीखते हुए युआन से अपना असली नाम पूछता है। युआन भी डर जाता है और कहता है कि उसका असली नाम चेंग ली तंग है। ये सुनते ही डॉम अपना सर पटकने लगता है और जब युआन उसके पास आता है तो देखता है कि डॉम का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है। वो युआन पे हमला कर देता है और टनल के अंदर सब कुछ टूटने लगता है। इसी बीच डॉम की जान चली जाती है और युआन यहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। वीडियो खत्म होने के बाद रोनन बताती है कि मिंग जिस यूनानी मॉन्क से मिलकर आया था उसका कहना है कि ये रिलीजन जिसमें मदर बूढ़ा की पूजा की जाती है वो साउथ ईस्ट एशिया और यूनान के लोगों में माना जाता है। डॉम का परिवार भी इसी रिलीजन को मानता है और उन्हें ब्लेसिंग्स कलेक्ट करने के लिए उस मंत्र को पढ़ना होता है। इस मंत्र को पढ़ने से कई लोगों की ब्लेसिंग्स पढ़ने वाले को मिलती है और उनकी रक्षा होती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि टोटो की हालत के लिए डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और रोनन उस गांव वाली लड़की को देखने जाती है जो उसी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो उस लड़की के शरीर पे लिखे मंत्र वगैरह देखती है और एक नाइफ लेकर उसका दूसरा कान भी काट लेती है। वो टोटो का सारा सामान फॉस्टर होम वाले को दे देती है और खुद अपने शरीर पे चैंटिंग्स लिखती है जैसे उस लड़की के शरीर पे लिखी हुई थी। रोनन टोटो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो उसे इस हालत में लाने के लिए माफी मांगती है और उससे वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो टोटो से यहाँ विनती करती है कि यहाँ से वो अपना असली नाम यानी चेंग लीतंग नाम को भूल जाए जो कि उसके पिता ने उसे दिया था। हम देखते हैं कि रोनन वो कान का टुकड़ा लेकर उसी टनल में आती है जहां इतने सालों में सब कुछ बिखर गया था। रोनन वहां हर ऑफरिंग को सही ऑर्डर में सजा देती है और मिरर्स को तोड़ देती है। हम देखते हैं कि इस दौरान रोनन भी कर्स होने लगती है और उसके शरीर पर भी फोड़े पड़ने लगते हैं। वो कैमरा पर कहती है कि हम सभी को उसके साथ वो मंत्र फिर से दोहराना होगा और उसी सिंबल को याद करना होगा जो उसने हमें दिखाया था। तभी रोनन एक और वीडियो प्ले करती है जिसमें हम उसी यूनानी मंक को देख पाते हैं। मंक बताते हैं कि ये मंत्र एक्चुअली में कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक तरह का कर्स है। वो कहते हैं कि मदर बूढ़ा के रिलीजन में माना जाता है कि ब्लेसिंग्स और कर्स डेथ और लाइफ की तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इस मंत्र को पढ़ने का मतलब है कि पढ़ने वाला अपना नाम मदर बूढ़ा को चढ़ा रहा है, साथ ही इस कर्स को दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो खुद इससे बच जाए। वहीं वो सिंबल जो हम अब तक देखते आ रहे हैं वो मंक के हिसाब से इस कर्स को लार्ज स्केल पर फैलाने का तरीका है, जिससे कि जिस इंसान पे कर्स लगा होता है वो बच जाता है। यानी
जितना ही ये कर्स फैलता है उतना ही डाइल्यूट होता जाता है। मदर बूढ़ा का चेहरा इस कर्स का सबसे अहम हिस्सा होता है, इसलिए कोई उसे नहीं देखता और उसको ढक कर रखा जाता है। इस वीडियो में हम मंक के साथ रोनन को देखते हैं जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। इस सीन से हम समझ जाते हैं कि लोगों को वीडियो दिखाना और अभी सारे व्यूअर्स के साथ ये मंत्र शेयर करके रोनन अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, ताकि ये कर्स उन लोगों पे लगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि हम सभी पे। 6 साल पहले भी रोनन इसलिए ये वीडियो अपने पेरेंट्स और दूसरे लोगों को दिखा रही थी ताकि वो खुद को बचा सके, और अब भी वो यही कर रही है। वीडियोस खत्म होने के बाद रोनन देखने वालों से माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास अपनी बेटी को बचाने का बस यही एक रास्ता है। जितने ही लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना ही इस शाप का असर उसकी बेटी पर कम हो जाएगा। इसके बाद रोनन अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांध लेती है और मदर बूढ़ा के चेहरे से कपड़ा हटाकर कैमरा पर दिखाती है। हम देखते हैं कि मदर बूढ़ा की शक्ल की जगह एक गहरा काला होल है जो कि टनल की तरह दिखता है, और इसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कर्स्ड इंसान के शरीर पर बनने लगते हैं। तभी रोनन खुद भी पजेस हो जाती है और अपना सर पटक कर अपनी जान दे देती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम टोटो को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यानी कि रोनन का तरीका काम कर गया। अपने यूट्यूब चैनल पर हजारों लोगों को मदर बूढ़ा का कर्ज दिखाने के कारण रोनन अपनी बेटी को इस कर्ज से बचा चुकी थी। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म इनकांटेशन की पूरी कहानी, और अब हम इसकी समरी और फिल्म से जुड़ी थियरीज पे बातें करेंगे। तो बेसिकली इनकांटेशन एक ऐसे माँ की कहानी है जिसने अपने बीते हुए कल में कुछ ऐसा किया जिसका अंजाम आज उसकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। रोनन अपने दोस्तों के साथ जब उस विलेज में गई तब उन्होंने उस टनल के अंदर दाखिल होने की गलती कर दी, जिससे वो कर्ज खुल गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ युआन का था जिसने टनल के दौड़ को तोड़ दिया था, और बाद में उसने और डॉम ने उसके अंदर सब कुछ खराब कर दिया। इस टनल में मिरर्स वगैरह की मदद से मदर बूढ़ा नाम की एंटिटी को कैद किया गया था। अब आपने गौर किया होगा मैं यहाँ बार मदर बूढ़ा बोल रहा हूँ, बुद्धा नहीं बोल रहा हूँ, और इसका रीजन ये है कि कई लोग बुद्धा में मानते हैं रिलीजियस हमारे कंट्री में, तो मैं उससे एसोसिएट थोड़ा नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग प्रोनाउंस कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग समझ रहे हैं। एनीवेज, उन्हें फ्लैश दांत वगैरह का भेंट चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे, लेकिन उन्होंने वहां हर चीज उलट पलट कर दी। फिल्म में बार बार कहा गया है कि जो इस एंटिटी यानी मदर बूढ़ा के बारे में जितना जानता है वो उतने ही खतरे में होता है, इसलिए एंटिटी का मुंह ढका हुआ रहता है। लेकिन डॉम मदर बूढ़ा के चेहरे को अनकवर कर देता है, और तो और अपना असली नाम वहां लेता है जो कि चेन ली तंग ही था। यहां हम समझ सकते हैं कि डॉम और युआन के नाम असली नहीं रहे होंगे, एज वो लोग इस गांव में 10 साल बाद आए थे, और 10 साल पहले उन्होंने अपने नाम को इसी तरह मदर बूढ़ा को सौंप दिया होगा जैसे आज सौंपा है। हर 10 साल में उन्हें यहाँ आकर अपना रिचुअल पूरा करना था ताकि डॉम की फैमिली इस कर्ज के प्रभाव से बची रह सके। वहीं मदर को टनल में कैद करके और थोड़ा बहुत फ्लैश ऑफर करके शांत रखा जाता था, लेकिन इन तीनों ने यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और कर्ज को कैमरे में रिकॉर्ड तक कर लिया, जिससे इस कैमरे के बाहर आते ही ये कर्ज बाहरी दुनिया में फैलने लगा। गांव वालों की भी जान चली गई और अंत में इस विलेज में बस वही छोटी बच्ची बची जो कि मदर द्वारा चुनी गई थी। हम फिल्म में देखते भी हैं कि वो बच्ची रोनन को ये कैमरा बाहर ले जाने से रोकती है, लेकिन रोनन कुछ नहीं समझ पाती। अब बाहर आने के बाद रोनन को तो मालूम ही होगा कि वो और उसकी बेटी भी कर्ज्ड हो चुके हैं, इसलिए रोनन उस मंक के पास गई जिसने उसे बताया कि कर्ज को दूसरे लोगों तक पहुंचाकर ही इसे डाइल्यूट किया जा सकता है और रोनन और उसकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। इसलिए रोनन ये वीडियो सबको दिखाती रही और लोगों को मैनिपुलेट करती रही ताकि वो बच जाए। उसने टोटो को भी फॉस्टर होम में छोड़ दिया ताकि उसे इन सब से दूर रख सके। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट वगैरह के बाद रोनन शायद आगे बढ़ना चाहती थी और सोचती थी कि अब सब ठीक रहेगा, इसलिए वो अपनी बेटी को वापस ले आई। लेकिन यहाँ रोनन से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उसने टोटो को उसका असली नाम याद दिला दिया जो 6 साल पहले मदर को भेंट चढ़ चुका था। हम उसी सीन से टोटो को सीलिंग पर बैडी से बात करते हुए देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि मदर बूढ़ा ही रही होंगी। इस एंटिटी ने टोटो को मैनिपुलेट करके कर्स वाला वीडियो दिखाया और टोटो की हालत खराब होने लगी। उसके शरीर पे कई होल्स वगैरह दिखने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने फाइनल रिवेलेशन में मदर बूढ़ा के फेस की जगह देखा था। फाइनली अपनी बेटी को बचाने के लिए रोनन उसी गांव वाली बच्ची का दूसरा कान लेकर टनल जाती है और वहां मिरर्स तोड़कर सारे ऑफरिंग्स को रीअरेंज करके वो मदर बूढ़ा को अपीज करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि रोनन ने अपने शरीर पर मार्किंग्स क्यों बनाए थे। हम यही मार्किंग्स उस बच्ची के बॉडी पर और उस गांव में रहने वाले लोगों के बॉडी पर भी देख चुके हैं। ये मार्किंग्स शायद कोई मंत्र वगैरह है जिससे मदर बूढ़ा की शक्तियों से प्रोटेक्शन मिलती है। तभी रोनन यहाँ आकर इस टनल को फेस कर पाई, वरना वो भी युआन की तरह पागल हो जाती और खुद को मार डालती। रोनन जानती थी कि अगर वो इस कर्ज को हजारों लोगों को दिखाए तो शायद टोटो बच जाएगी, इसीलिए वो खुद के आंखों पर पट्टी बांध
बांध कर हमें एंटिटी का चेहरा और वो सिंबल्स वगैरह दिखाती है। इनफैक्ट फिल्म के आखिरी सीन में हमें वाइड स्क्रीन पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाया जाता है, जहां अगर हम आंख बंद कर भी ले तो भी मदर बूढ़ा का सिंबल दिखाई देगा, विच वॉज ए क्लेवर शॉट। फिल्म में ट्राइपोफोबिया यानी कि फियर ऑफ कोम्ब और क्लस्टर्स का भी काफी इस्तेमाल किया गया है, जो कि कहानी को और भी क्रीपी बनाता है। मेन रेवलेशन फाइनल सीन में आता है, जहां हमें मदर बूढ़ा का फेस दिखाया जाता है। हम सोचते हैं कि ये कोई डीमन फेस या डरावना सा कुछ होगा, बट एक्चुअली में ये एक टनल जैसा डार्क होल होता है जिसमें कई सारे छोटे छोटे होल होते हैं। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, इफ दिस वाज द टनल जिसे बचाने को कहा जा रहा था। ये फेस स्लैश टनल वही डार्क होल है जिससे बच्चों के रोने की आवाज आती है, विच मीन्स कि ये कोई पोर्टल भी हो सकता है। मेटाफोरिकली इसी विषय में कहा गया है कि इस एंटिटी को जितना देखो, यानी इस होल के अंदर जितना झांकोगे उतना ही इस कर्स से अफेक्टेड हो जाओगे। लेकिन रोनन ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो उसकी जान क्यों गई? इसका कारण यह हो सकता है कि रोनन ने अपना फ्लैश नहीं चढ़ाया था, इंस्टेड उस बच्ची का फ्लैश चढ़ाया था जो कि मदर द्वारा चुनी गई थी। यह भी हो सकता है कि मदर बूढ़ा का कोई इमाम धर्म नहीं है और उनके टनल में आने वाले का यही हश्र लिखा है। लास्टली टनल में युआन और डॉम को वही मंत्र मिलता है जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं, और इसका मतलब था ब्लेसिंग्स एंड कर्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो कहीं ना कहीं फिल्म ये दिखाती है कि अगर टोटो को बचाना है तो रोनन को मरना ही होगा। कहानी में प्रेडिक्शंस वगैरह भी दिखाए गए हैं, जैसे टोटो को खेलते वक्त हम उसके टॉयज का चेहरा ढका देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मदर बूढ़ा का चेहरा छुपा रहता है। रोनन को लिफ्ट से वही रोने की आवाज सुनाई देती है जो इस टनल के अंदर से सुनाई देती है। इन द एंड मदर बूढ़ा एक मैलिशियस एंटिटी है जिनका अपना कोई फेस नहीं है, इसलिए वो कर्स लोगों को अपना सर पटक कर मारने पे मजबूर करती है, जिससे उनका फेस भी ना रहे। एक चीज जो नोटिस की जा सकती है वो ये कि लोग एग्जैक्टली 4 बार अपना सर पटकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान में नंबर 4 को बहुत अनलकी माना जाता है। तो बस यही थी फिल्म इनकांटेशन की कहानी, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी अमेजिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस आउट।